प्रीति राठी केस 2013 का वह केस जिस पर पूरा देश रोया था। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तां सुनी होगी, लेकिन जो सच्ची कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आप भी सीहर जाएंगे, अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया। वहीं जज ने फैसला सुनाते समय जो कमेंट दिया, इसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये घटना जो घटी थी ये वास्तव में एक अलग ही घटना थी। इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी, इस केस में और क्या खास हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आज की इस कहानी में। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये तारीख अधिकतर लोगों के लिए आम दिनों की तरह ही थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने वो कारनामा किया था जिस पर उसके पूरे परिवार को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी हो गई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिस सेलेक्ट हुई थी। सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और प्रीति को मुंबई के कोलंबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। क्योंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सीट पर जितने लोग बैठे थे वो तो थे ही, इसके अलावा काफ़ी लोग खड़े भी थे, इसलिए बोगी के अंदर गहमा गहमी कुछ ज़्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और केप पहना हुआ था। वो किसी से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता था तो कभी वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता था और वो अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। ये बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की थी और वो कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गए थे। खैर भीड़ भाड़ और गहमा गहमी के बीच सभी लोग उस रात होने लगी तो रात को सो गए और रात यूं ही गुजर गई। सुबह होते ही सभी लोग उठते हैं और इधर ट्रेन में अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था और सुबह के लगभग 8:15 बजे थे। बांद्रा स्टेशन ट्रेन पहुंची और प्रीति और उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर गए। यहाँ से सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह चलने में अपने पिता और चाचा चाची से काफ़ी पीछे हो गई तो वह भी अपने कदम को तेजी से बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वो उन लोगों के पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू ही किए थे कि अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से छुआ है। प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है किसने छुआ। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है वहीं लड़का दिखता है जो कि चेहरे को गमछे से छिपाकर उस बोगी में बैठा हुआ था और उसे लगातार उसको देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का एक डब्बा अपने पास में से निकालता है और अगले ही पल उस डब्बे में से कुछ प्रीति के चेहरे पर फेंक देता है। जैसे ही वह फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है।
प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे जो पैसेंजर ट्रेन में थे वो भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं, लेकिन प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर कुछ खतरनाक चीज फेंकी है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, एसिड के कुछ जो छींटे थे प्रीति के कपड़ों में उनके हाथों पर भी लग जाते हैं। यानी कि प्रीति पर जो फेंका गया था वो एसिड था। लोगों के हाथों में भी जो उसको संभालते हैं उन सब के हाथों में जलन शुरू हो जाती है। फिर भी वो सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने लगते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म में काफी गहरा लग रहा था। इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को दूसरे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को भाभा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे भाभा हॉस्पिटल की बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उधर वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक प्रीति के नजदीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उस डिब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक से क्या हुआ। तभी डिब्बे से एसिड समीर के हाथों पर गिरता है, तो तुरंत डब्बा नीचे फेंकता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है और वह तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ ही थे, इसलिए समीर को जब यह एहसास होता है कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ तो वह नकाबपोश के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही अपने दोनों जानने वालों को भी उस नकाबपोश लड़के को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भी उस नकाबपोश को पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वह नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कहा जा सकता है सफल हो जाता है। समीर शेख, सलीम और सलमान, ये तीनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस केस में इन तीनों ने आगे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिता, चाचा चाची समीर शेख को भी बाबा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि उनके हाथ में भी एसिड लग गया था। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी जाती है और उसे पुलिस वापस घटना स्थल पर लेकर आती है। साक्ष्य जमा करने थे, सबूत जमा करने थे और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर देती है। इसके अलावा पुलिस वहीं से सबूत भी इकट्ठे करती है, जो कि प्रीति को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दबाजी में गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन समस्या ये थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं थी, वहाँ कई अन्य सुविधाओं की भी कमी थी, इसलिए कुछ देर के बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से भी एक बड़ा हॉस्पिटल होता है वहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा हुआ था कि प्रीति की जो आवाज थी वो भी सुनाई नहीं दे रही थी, आवाज निकल ही नहीं रही थी मुंह से। प्रीति का चेहरा काफी जल गया था, साथ ही उसके गर्दन पर गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति के शरीर पर जो जख्म थे काफी गहरे थे, मगर प्रीति का हौसला भी टूटा नहीं था और वो पूरे जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति ने लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात की। एसिड अटैक की खबर जब मीडिया में फैलने लगी तो पूरे कहा जा सकता है अखबारों में वो खबर सुर्खियां बनी, टेलीविजन के ऊपर सुर्खियां बनी और पूरे देश को इस बारे में पता चला और ये पूरे देश में ये एक मुद्दा बन गया। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरने शुरू हो गए और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द प्रीति के गुनाहगारों को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग शुरू हुई। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वो तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या यह है कि अपराधी का कहीं से कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के आधार पर अपराधी का जो स्केच है वो पुलिस ने तैयार कर लिया था और अपराधी की तलाश शुरू हो गई, मगर पुलिस के हाथ खाली थे, कुछ नहीं था। इस बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी।
इस बात की जानकारी तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को भी इस बात की जानकारी देते हैं कि पवन कुमार नाम के लड़के ने फोन करके प्रीति का हालचाल पूछा है। पुलिस ने एक स्केच तैयार किया जो गवाहों के बयान के आधार पर बनाया गया था। प्रीति को दिखाया गया और प्रीति से जब पूछा गया कि क्या इन्हें पहचानती हो, जवाब में प्रीति ने बोर्ड पर 3 नाम लिखे, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति को शक था कि इनमें से कोई हो सकता है। प्रीति ने जो नाम दिए उसके हिसाब से जो स्केच में जो दिख रहा था उन सारी चीज़ों को लेकर के जांच शुरू हुई। लड़का इन तीनों में से हालांकि वो कोई नहीं था जो स्केच में था जो प्रीति ने दिया था। पवन कुमार का नाम प्रीति ने लिया था। पवन कुमार ने फ़ोन करके प्रीति का हालचाल जाना था उसकी बहन से, तन्नू से। तो इस को लेकर के शक एक होना यहाँ पर शुरू हो गया था कि शायद पवन कुमार इसमें शामिल हो सकता है। इसलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और वो जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है और वो जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करना शुरू कर देते हैं। स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे थे लोग, मगर प्रीति की हालत जो है वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। हॉस्पिटल में आए हुए उसे कई दिन हो चुके थे और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी हो चुकी थी, मगर हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे। प्रीति के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। हॉस्पिटल के डॉक्टर को लगने लगा कि प्रीति की हालत ज़्यादा गंभीर हो रही है, तो उन्होंने प्रीति को रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल और उसे बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया ताकि बेहतर इलाज मिल सके। क्योंकि इस केस में लोगों का सीधा जुड़ाव हो गया था। देश के लोग जानना चाह रहे थे पल पल की रिपोर्ट की प्रीति का हाल कैसा है, उसके गुनहगारों को तलाश करने के लिए पुलिस क्या कर रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में देश का हर आदमी उस समय जानना चाहता था। इसलिए सरकार की ओर से प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की भी व्यवस्था उस दौरान की गई थी। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया जाता है, देश के टॉप 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है और उन्हें प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ भी हालात सुधारने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली गई। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते रहे। एसिड अटैक को हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे और प्रीति अब भी अपने हालात से लड़ रही थी, लेकिन अंत तो होना ही था। 1 जून 2013 को दिल की धड़कनें रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली गई, क्योंकि जो एसिड उस पर गिरा था इतना ज़्यादा जख्म दे चुका था कि डॉक्टर पहले से ही जानते थे कि बचना मुश्किल है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि 2 महीने जीने के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन और रैली निकाली जाती है। और फिर सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत पुलिस को नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं जमा कर पाई। इस बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर पर यह पता करते हैं कि जब पता करने की कोशिश करते हैं तो एक बात सामने आती है कि 2 तारीख को यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। अगर वो रोहतक में था तो आखिर वो किस तरह से इस मामले में आरोपी हो सकता है। बाद में पुलिस ने भी पवन कुमार के फ़ोन लोकेशन की हिस्ट्री चेक की, जांच की। टेक्निकल आधार पर पता चला कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में ही था।
पुलिस की बजाय प्रीति के पिता जब ये पता लगाते हैं पवन कुमार कि उस दिन वो रोहतक में था और वो पुलिस से पहले पता लगा लेते हैं, तो कहा जा सकता है पुलिस की एक बड़ी नाकामी थी और इस बात का ये संकेत था कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही। इसीलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच करवाने की मांग करते हैं और कोर्ट ये मांग मान लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। केस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई की जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीक रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताता है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। प्रीति ने भी ये नाम दिया था जब उसने 3 नाम बताए, लेकिन जो रेलवे पुलिस इस मामले की पहले जांच कर रही थी वो अपनी जांच को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाई थी जिस तरह से अब सीआईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। प्रीति के एक रिश्तेदार की अगर बात मानी जाए तो इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी तक दी थी। पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू था। पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस उससे पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहां थे। इस पर अंकुर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान हैं। ये जख्म वैसे ही थे जैसा कि एसिड से जलने पर किसी के हाथों पर निशान हो सकते हैं। अंकुर की ओर से बार बार बयान बदले जाते हैं और अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है कि वो अंकुर को और उसके बाद ही वो अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आती है। मुंबई लाकर उससे कुछ और पूछताछ की जाती है। कुछ ही समय की पूछताछ में यह साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो जेजे हॉस्पिटल था वहां पर भेजा जाता है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वो प्रीति को पसंद किया करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इसी से वो काफी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने भी इंडियन नेवी में नौकरी हासिल कर ली, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इस कारण अंकुर के घर वाले उसे ताना मारने लगे थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी। इसी के बाद में अंकुर ने यह तय कर लिया कि वो प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की है, इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग ये भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वो ट्रेन में सवार हुआ। पहले से ही तैयारी उसने कर ली थी। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ भाड़ काफी ज्यादा थी और ऊपर से अंकुश लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था। इस कारण उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए, जिसके चलते ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन सुबह 4 बजे अंकुर ट्रेन के टॉयलेट के पास खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि प्रीति अगर यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां नहीं आई। इसलिए अंकुर का प्लेन यहाँ भी फेल हो गया। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की अभी भी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो भी हुआ पुलिस को कोर्ट में साक्ष्य रखने थे। उन सारी चीजों के सिलसिलेवार तरीके से सबूत वहां पर कोर्ट में रखने थे। इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। सबूत इकट्ठा करने के लिए पहले यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर अंकुर को एसिड किसने दिया। इस बारे में जांच पड़ताल के बाद एक खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से ये कहते हुए एसिड खरीदा था कि उसे अंकुर बैटरीज नाम से अपनी एक दुकान खोलनी है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा कि वो बहुत ज्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज्यादा एसिड खरीदने से पहले उसे सैंपल देखना होगा। इसलिए दुकानदार ने उसे बतौर सैंपल एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया। सबूत और मजबूत होने के लिए अंकुर की फोन डिटेल निकलवाई जाती है ताकि पता चल सके कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी कि घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर आती है।
अब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है। इस परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। अब जो मैंने नाम बताए थे उनको वापस याद करिएगा। उन गवाहों में से समीर शेख, सलमान शेख और सलीम, ये तीन थे जो कि अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि ये वही लड़का है जो कि एसिड फेंकने के बाद में भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंककर जैसे ही पीछे मुड़ा था, उसके चेहरे पर से जो उसका गमछा लगा हुआ था वो नीचे गिर गया था, क्योंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान अंकुर पीछे मुड़ा था और तभी उसका गमछा नीचे गिर गया और समीर शेख ने उसका चेहरा देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान, उन दोनों ने भी उसका चेहरा उस दौरान देखा था, इसलिए पहचान परेड के दौरान इन दोनों ने भी उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो भी डब्बा जो घटनास्थल से बरामद किया था वही डब्बा उसने अंकुर के हाथ में देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नाम का भी एक व्यक्ति अंकुर की पहचान करता है जो उस समय ट्रेन में था। इसके अलावा एक और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करता है जो कि उसे बाथरूम के पास में सुबह 4 बजे के समय में देखता है कि टॉयलेट के पास में अंकुर वहां पर खड़ा था। सभी पुख्ता सबूत जमा करने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट पेश की जाती है कोर्ट में और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। ये जानकर आपका खून खोल जाएगा कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता तो अक्सर वह मुस्कुराते हुए आता था। कई बार वह मुस्कुराते हुए हाथों से विक्ट्री का साइन भी दिखाता और कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से 37 गवाह पेश किए जाते हैं, जो कि कोर्ट में आकर सभी गवाह इस घटना को लेकर गवाही देते हैं कि हाँ, अंकुर किस तरह से वहां पर था, कैसे देखा, क्या क्या हुआ था। सभी सबूतों और साक्ष्यों को मद्देनजर रखने के बाद स्पेशल कोर्ट की ओर से प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को धारा 302 और 326 बी के तहत दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है। और यह भारत के इतिहास में पहली बार था कि जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में पैरवी कर रहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एम चिमटकर अंकुर की इस दरिंदगी को किसी महिला के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत बताते हैं। वहीं मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका था और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा खुद देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। ये टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी है। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया उसे इसका भी अफसोस नहीं था। वो कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी एक क्रूर हंसी थी जो कि प्रीति के परिवार वालों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा काम कर रही थी। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई, मगर अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस वीपी धर्माधिकारी और जस्टिस पीडी नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। वैसे जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा, उस दर्द के सामने उम्र कैद की सजा तो क्या, फांसी की सजा भी कम होगी। दोस्तों, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो इस तरह का जो क्राइम स्टोरीज के वीडियो हैं लगातार क्राइम चौक पर आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल इसी तरह से पसंद आता है तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की इस क्राइम की कहानी में बस इतना ही। नमस्कार।